लेकिन ये जो फीस मांग रहे हैं प्राइवेट स्कूल वाले, ये शरेआम लूटने का काम कर रहे हैं। देखिए फीस मांगनी, अब तो स्कूल बच्चे जाते हैं, बिजली का बिल भी आता है, पानी, ये तो शरेआम धक्का कर रहे हैं, किसानों को मारने का काम कर रही है ये सरकार। और आप अगर जीरी की बात करें तो जीरी की बात आपके सामने है कि खट्टर सरकार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं मंजीत जीत न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता गगनजोत संधू जी, जो कि पूर्व कृषि मंत्री सरदार जसविंदर सिंह संधू जी के सुपुत्र हैं। और आज उनके निवास स्थान गुमथड़ा गढ़ू में हम पहुंचे हैं, तो उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे कि जो लॉकडाउन के दौरान सरकार ने किस प्रकार के काम किए हैं, वो उनसे संतुष्ट हैं और क्या कुछ सरकार ने करना चाहिए था, और सभी इन बातों के बारे में आज इनसे चर्चा करेंगे। तो करते हैं जी शुरुआत। सत श्री अकाल जी सरपंच साहब जी। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, तो ये बताओ जी, आप ये लॉकडाउन के दौरान जो सरकार ने काम किए हैं जी, और आप सरपंच भी हो जी खुद, तो सरपंचों के साथ किस प्रकार का तालमेल बना के चली है जी सरकार जी? देखिए लॉकडाउन के दौरान सरकार ने पैसे इकट्ठे करने के बिना और कोई काम नहीं किया। सरकार ने जब समय था सभी गांवों को सैनिटाइज़ करने का, शहरों को सैनिटाइज़ करने का, तो 25-25 दिन 30 दिन सरपंचों को और शहर में कमेटी के पास जो सैनिटाइज स्प्रे आता है वो उपलब्ध नहीं हुआ। मेरे नॉलेज में है कि कई सरपंच ऐसे हैं जिन्होंने खुद अपनी जेब से पैसा खर्च कर वो उस दवाई को मंगवा कर अपने अपने गांव को सैनिटाइज़ किया। और जब सोशल मीडिया के ऊपर बीजेपी सरकार के ख़िलाफ़ लोग बोलना शुरू कर दिए कि देखिए जी सरपंच अपने खर्चे पे सैनिटाइज़ करवा रहे हैं, तब जाके सरकार जागी और सरकार ने फिर वो मेडिसिन है वो हर गांव में पहुंचाई, और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और अब कैसा चल रहा है जी? अब ऐसे है सरपंचों के साथ, पहली बात तो है कि सरकार ने सब पिछले कार्यकाल में एक स्कीम लॉन्च करी थी, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट फ़ंड। वो सबसे बड़ी स्कीम थी। उसी के तहत जितने भी सरपंच हैं उनको उनके कार्यकाल में, बीजेपी के पिछले कार्यकाल में उनको ट्रेनिंग दी गई थी, और पूरे गांव का नक्शा बनाकर उसको ब्लूप्रिंट बनाकर उसका सरकार के पास जमा करवाया गया था कि क्या क्या 5 साल में आप काम करवाना चाहते हैं। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट फ़ंड में आज तक 1 रुपया भी किसी सरपंच को नहीं मिला है। तो सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन सरकार अपने वादों से मुकर चुकी है, और ना ये हमें लगता है 6 महीने रह गए हैं चुनाव में सरपंचों के कि वो को पैसा आएगा। अब जैसे जी पीछे ही सोशल मीडिया बात चल रही थी कि सरपंचों के खाते में कहीं ये सैनिटाइजर और मास्क के लिए अलग से एक्स्ट्रा पैसे डाले हैं, कोई ऐसा सच्चाई में है जी? ऐसा नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी। कोई भी सैनिटाइज़र के लिए, मास्क के लिए कोई भी सरकार द्वारा कोई भी फ़ंड इशू नहीं किया गया है। ये सब बोगस बातें हैं, और बाकी सारे सरपंच लाइव यहाँ देख ही रहे हैं कि सरकार ने क्या दिया है। बल्कि उन्होंने सरपंचों से पैसे इकट्ठे करके, और वो भी पता नहीं कहाँ कहाँ ये पैसा ले गए हैं, आज तक उसका कोई ना हिसाब है ना किताब है। पेवा हलके में करोड़ों रुपया पैसा इकट्ठा हुआ है, लेकिन उसका भी आज तक कोई हिसाब नहीं है कि वो पैसा कहाँ गया, कहाँ लगा, कितने पैसे इकट्ठे हुए। और जहाँ की बात है सरपंचों की बात, जैसे आपने सवाल पूछा था, मैं उसी पे सवाल पे आ रहा हूँ कि सरपंचों के साथ सरकार का कोई अच्छे तालमेल नहीं है। सरपंचों को डराया जाता है प्रशासन की तरफ से। अगर प्रशासन की तरफ से सरपंच ना घबराए तो उसको एमपी या एमएलए द्वारा, वहाँ के मंत्री द्वारा उनको दबाया जाता है। किसी ना किसी सरपंच के ऊपर बिना बात के झूठी कंप्लेंट के ऊपर इंक्वायरी शुरू कर देते हैं और उसको हरासमेंट करने का काम करते हैं और परेशान करते हैं। ये एक तरह का सरपंचों को मेंटली टॉर्चर करने का काम है जो सरकार कर रही है। मैं आपको अभी कल की बात बताता हूँ कि कल बोधनी से मेरे बहुत ही अजीज थे, बहुत ही हंसमुख खुश मिजाज इंसान, यारों के यार सुशील काजल जी, उनका कल देहांत हो गया। उनके बारे में बताना चाहूँगा मैं आपको कि वो जब चुनाव जीते तब से लेकर आज तक उनके ऊपर इंक्वायरियाँ चल रही हैं, सारी की सारी झूठी इंक्वायरी हैं। उनकी वाइफ चुनाव में खड़ी हुई थी, वो सरपंच उनकी वाइफ थी, लेकिन कागज़ी काम जो भी दफ्तर का ये आया जाया करते थे
और सारा यही देखते थे। लेकिन पिछले 4.5 साल में इनकी झूठियाँ इंक्वायरियाँ करा करा कर हमारे यहाँ के एमपी हैं, चाहे यहाँ के विधायक हैं संदीप सिंह जी, उन्होंने करवार इतना परेशान कर रखा था उनको। अक्सर मेरे से वो बात करते थे कि मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं बहुत सरकार से परेशान हूँ, मेरा कोई नहीं सुनता, बेवजह मुझे परेशान किया जाता है। और उसके बाद उनको सस्पेंड भी कर दिया गया। हमारी मुलाकात फिर चंडीगढ़ में हुई जब सरपंच साहब वहाँ आए कि मैंने स्टे के लिए अप्लाई करना है, तो उन्होंने स्टे के लिए अप्लाई किया तो उनको स्टे मिल गया और वो सरपंची के लिए दोबारा बहाल हो गई। लेकिन फिर भी उनके ऊपर झूठी कंप्लेंटें, झूठे मुकदमे डाल कर उनको इतना परेशान कर दिया गया कि वो डिप्रेशन में चले गए। और कल उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया। ब्लड प्रेशर हाई होने के बाद उनको हॉस्पिटल ले गए, जहाँ हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर ने कहा कि इनके तो ब्रेन की जो नस है वो फट चुकी है और थोड़ी देर में ही उनकी डेथ हो गई। और बहुत ही दुखी घटना है कि इस प्रकार सरपंचों को मेंटली तौर पे टॉर्चर कर करके उनको आज जलील किया जा रहा है। और सुशील भाई तो इतना अच्छा इंसान था कि उसका क्या कहने हैं, दोस्तों का दोस्त था, खुश मिजाज रहने वाला इंसान, घर में किसी प्रकार की तोड़ नहीं थी, घर में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज इस सरकार की वजह से उसको बेचारे को मेरे भाई को अपनी जान गंवानी पड़ी। और एक बार और सामने आई है कि हमारे जो विधायक हैं यहाँ से संदीप सिंह जी, मंत्री भी हैं, खेल मंत्री, उन्होंने उनको ऊपर इतना प्रेशर बना रखा था कि जो पंचायती ज़मीन में से मुझे 200 एकड़ ज़मीन चाहिए वो मुझे अलॉट करके दो, मैंने वो फैक्ट्री वालों को देनी है। सरपंच साहब ने जवाब दिया था, इनकारी भी करी कि मंत्री जी ये जितने ज़मींदार बैठे हैं इन 200 किलो में कोई 1.5 किले का मालिक है, कोई 2 किले का मालिक है, कोई 3 किले का मालिक है, इससे ऊपर कोई भी मालिक नहीं है इन ज़मीनों को इसमें खेती करने वाला। और अगर इनको मैं आपको ज़मीन देता हूँ तो ये बेचारे किसान कहाँ जाएंगे। सरपंच साहब ने इंक्वायरी कर दी, मना कर दिया। उसके बाद उनकी फिर दोबारा इंक्वायरी खुल गई और नतीजा आपके सामने है कि उनको ब्लड प्रेशर इतना हाई हो गया कि उनको आज इस दुनिया में नहीं है। और मुझे अफसोस है कि आज पेवा हल्का में जितने भी अपने आप को नेता कहने वाले लोग हैं, आज कोई भी सामने नहीं आ रहा उस परिवार की मदद करने के लिए। लेकिन गगन संधू अपने उस परिवार के साथ खड़ा है। जी, ये सरपंच साहब ने सरकार पे बड़े ही गंभीर आरोप लगाए हैं कि जो सरपंचों के साथ सरकार का बिहेव है तो उसको लेकर के जो सवाल किया था उस पर इन्होंने ऐसे आरोप लगाए हैं। तो आगे बढ़ते हैं जी। तो और बताइए जी, इसके अलावा जो किसानों के साथ जो पीछे अब ये धान ना लगाने की बात आई थी, चलो उससे पलट के अब उसको भी परमिशन दे दी है। तो इसके अलावा जो गेहूं की जो बिक्री हुई थी उसके पैसे पूसे के बारे में जो भी बातें हूँ तो वो उनके बारे में जी आपका क्या कुछ कहना है जी? कितने संतुष्ट? सरकार ने बहुत बड़े वादे किए थे कि सरकार किसानों के लिए उनकी आय दुगनी करने के लिए बहुत सी योजनाएं लेके आ रही हैं। मुझे बीजेपी सरकार एक भी स्कीम बताएं कि किसानों की आय दुगनी करने के लिए ये लेके आए। केवल ये बयानबाजी करते हैं। आपने देखा नहीं गेहूं में क्या हुआ है, गेहूं की खरीद हुई नहीं। किसानों ने धरने दे के, आड़तियों ने धरने दे के वो गेहूं उठवाई। गेहूं उठवाने के बाद कहते पेमेंट जब आपकी ट्राली तुलेगी उसी टाइम 1 घंटे में आपको फ़ोन पे मैसेज आएगा। किसको मैसेज आया? 2-4 लोगों को मैसेज आया, हज़ारों लोग तो रो रहे हैं। अभी तक गेहूं की जो पैसे हैं वो आड़तियों को ट्रांसफ़र नहीं किए गए, अभी तक किसानों को ट्रांसफ़र नहीं किए गए। ये तो शरेआम धक्का कर रहे हैं, किसानों को मारने का काम कर रही है ये सरकार। और आप अगर जीरी की बात करें तो जीरी की बात आपके सामने है कि खट्टर सरकार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको खेती के बारे में पता हो। किसी को नहीं पता खेती के बारे में। जहाँ आलू हो सकता है वहाँ कहते हैं सूरजमुखी लगाओ, जहाँ जीरी हो सकती है वहाँ कहते हैं मक्का लगाओ। तो धरती के हिसाब से, पानी के हिसाब से लोग खेती करते हैं। अगर आप बोलोगे कि नरमे की खेती आप पेवाल के में करो, पॉसिबल ही नहीं है। अरे नरमे की खेती को पानी नहीं चाहिए। आपने पीछे देखा कि पेवा में लगातार इन 20 दिन में कम से कम 8 बार बारिश हो चुकी है, 20-22 दिन के अंदर अंदर। तो यहाँ मक्का कहाँ से हो जाएगा, यहाँ नरमा कहाँ से हो जाएगा? ये जीरी लगाने वाला इलाका है जहाँ पे बरसात बहुत ज़्यादा होती है। जीरी के अलावा और कोई फसल यहाँ टिक ही नहीं पाएगी।
अगर आप बो भी दोगे वो भी पानी ज़्यादा आने की वजह से गल जाएगी, गिर जाएगी, और किसान का जो नुकसान होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन देगा किसान को? ये पीछे जी जो और इन्होंने जो अभी विपक्षी पार्टियों द्वारा दबाव बनाया गया कि किसानों को जीरी लगाने दो, तो इन्होंने उस पर सहमति जताई। जब देखा कि लोग नाराज़ हो रहे हैं, किसान नाराज़ हो रहे हैं, विपक्षी पार्टियां किसानों का साथ दे रही हैं, तो इन्होंने कह दिया कि जीरी लगा लीजिए, लेकिन जो पंचायती ज़मीनें में उनमें नहीं लगेगी। मेरा गांव है गढ़ी लांगरी, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का गांव है। गुरपाल सिंह सरपंच है वहाँ के, उनके गांव के 52 फार्मर्स हैं। उन्होंने हाई कोर्ट में रिट डाली है कि अगर दूसरी जगह जीरी हो सकती है तो केवल जो पंचायती ज़मीन है उनमें पर रोक क्यों है? रोक हटानी तो सब पे हटाओ। तो हाई कोर्ट ने उनकी बात मानी है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं कि पंचायती ज़मीन में भी आप जीरी लगा सकते हैं, और पूरे हरियाणा प्रदेश में ये लागू हो चुका है। मेरी अपनी पीछे अब धान के बीज की जो कालाबाजारी हुई थी बड़े स्तर पर, तो इसके बारे में जी विपक्ष ने और आपने किस प्रकार आवाज़ उठाई जी? उसमें क्या सहयोग आपने दिया? देखिए, हमने लगातार बयान दिए। मैं भी खुद भी मैं किसान हूँ, खेती करता हूँ। सरकार की नाक के नीचे शरेआम दुगने तिगने चुगने दामों पर ये जीरी के धान के बीज बेचने का काम किया। जिसका प्राइस 200 रुपये था उसको 1100-1200 रुपये किलो में बेचा गया। शरेआम किसान को लूटा जाता है, और बीजेपी सरकार कहती है हम किसान हितैषी हैं, मजदूर हितैषी हैं। बिल्कुल गलत बात है। मैंने स्टेटमेंट भी दी थी और सोशल मीडिया पे भी रेट डाले थे कि किस नंबर जीरी का कितना भाव होना चाहिए था पिछले साल था और कितना भाव इन्होंने लिया। इन्होंने 4 गुना रेट बढ़ाकर किसान को लूटने का काम किया। ये बीजेपी सरकार ने, बीजेपी सरकार के इशारे पे दुकानदारों ने लूटा है। और बात करें लॉकडाउन के दौरान, जो प्राइवेट स्कूल हैं लगातार पेरेंट्स के ऊपर एक प्रेशर बनाए हुए हैं। उनको मैसेज किए जाते हैं कि आपके बच्चे का नाम काट देंगे, आप फ़ीस जमा कराओ। देखिए, अगर ऑनलाइन बच्चों ने काम करना है बिल्कुल ठीक है, हमें अभी अपने बच्चों को कोरोना वायरस के दौरान स्कूल नहीं भेजना चाहिए, और सरकार ने भी अच्छा निर्णय लिया है कि स्कूल अभी बंद रहने चाहिए। लेकिन ये जो फ़ीस मांग रहे हैं प्राइवेट स्कूल वाले, ये शरेआम लूटने का काम कर रहे हैं। देखिए, फ़ीस मांगनी, अब तो स्कूल बच्चे जाते हैं, बिजली का बिल भी आता है, पानी का बिल भी आता है, जनरेटर भी चलते हैं, वहाँ सैलरीज़ भी देनी पड़ती हैं, सभी कुछ होता है। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान स्कूल के खर्चे भी तो कम हुए हैं। चाहिए गवर्नमेंट को चाहिए कि जितने प्राइवेट स्कूल हैं उनको आदेश जारी करे कि आपने फ़ीस लेनी है तो मात्र आप 30% या 35% आप फ़ीस लीजिए, ताकि बच्चे ऑनलाइन अपनी पढ़ाई कर सकें। इससे ना तो पेरेंट्स के ऊपर कोई बोझ बढ़ेगा और स्कूल का काम भी चलता रहेगा। वैसे भी तो प्राइवेट स्कूल वाले करोड़ों रुपये हर साल कमाते हैं। इस दुख की घड़ी में अगर ये उन्हीं पेरेंट्स का, उन बच्चों का साथ दे देंगे तो इनका क्या बिगड़ने वाला है? तो मैं तो यही कहूँगा, अभी सरकार को चाहिए भी जो फ़ीस है उसको 35% या 30% करके पेरेंट्स को चाहिए जमा करवाने के लिए, लेकिन पूरी फ़ीस लेना ये उचित नहीं है। तो ठीक है जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और सभी का धन्यवाद। और एक मैसेज मैं लगाना चाहूँगा मंजीत जी, कि जितने भी पेवा हल्के के जो सरपंच हैं और हरियाणा प्रदेश के सरपंच हैं, और जितनी भी हमारी सरपंच एसोसिएशन हैं, उनके प्रधान और उनके जो कमेटी मेंबर्स हैं, वो आगे आएँ। इस दुख की घड़ी में जो सुशील जी का देहांत हुआ है, उनकी आगे आके मदद करें और उन परिवार के साथ खड़े रहें सर। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी छोटी सी बात सुनी। तो ठीक है जी, ये हमारे साथ सरपंच साहब जी जुड़े थे, और जिन्होंने तमाम जितने भी हमने सवाल इनसे पूछे तो उनका बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया, और सरकार पर बड़े गंभीर आरोप भी लगाए। सभी सवालों को लेकर के इन्होंने बड़े विस्तार से उसके बारे में बताया, और ख़ास करके एक जो सरपंचों के बारे में जो समस्याएं इन्होंने उठाई, और उसके बारे में और सभी बातों पर आपने इस बात को बड़ी ध्यान से सुना, वीडियो को अंत तक देखा। और अगर आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है तो आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों।